Hey everyone, welcome to Environment Series. This is part 3. In this video, we will cover conservation of biodiversity and we will try to cover all the approaches that is being needed to conserve the biodiversity, and we will also try to link with the current affair, the efforts by these good peoples or these peoples, because of such great peoples to conserve this biodiversity, because ये हमारी लाइफ का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो दैट इज नीड्स टू बी कंजर्व, दैट इज नीड टू बी रिस्पेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ सच पीपल these are living today. So जरूरी नहीं है कि आप जो करंट अफेयर में डिटेल में कोई एक सोफिस्टिकेटेड केस स्टडी पढ़ो. जो एक नॉर्मल चीजें भी आ रही हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, लाइक अ वन डे एग्जाम की, चलो शी गॉट्स अ वाइटली अवार्ड, अ ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, तो वो आपको इग्नोर नहीं करना. बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स वो ग्रीन ऑस्कर क्यों मिल रहा है, क्यों यूएनईपी इनको अवार्ड दे रहा है? कोई काम होगा ना दैट दे हैव डन, राइट? उनके एफर्ट्स की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से लोकल कम्युनिटीज जागरूक हो रही है, और जागरूक होने के कारण ऐसी ऐसी स्पीसीज को बचा रही है. दैट इज कॉल्ड दी हरगिला. सो दिस इज कॉल्ड हरगिला, दैट इज ग्रेट एडजर्न स्टॉक. तो इस स्पीसीज को बचा रहे. क्यों? ये स्पीसीज क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज लिंक टू बायोडाइवर्सिटी, इसका लिंक क्या होगा बायोडाइवर्सिटी से, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी. एंड दीज केस स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट. सी मेंस में तो इतने कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बायोडाइवर्सिटी से. 2018 के अराउंड ही एक दो मिले होंगे या फिर एक दो आया है. बट इन प्री देर आर ह्यूज number of questions related to biodiversity and with respect to conservation, क्योंकि ये बहुत important topic है और ये बहुत ही hot topics में रहता है. So we will do that, okay? Alright. So in earlier video, I have covered all the basics related to biodiversity. I have told you that what is biodiversity, the level of biodiversity, ये टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है. द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ यू कैन मेजर इट, द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, स्पीसीज एरिया रिलेशन, सिम्पसन इंडेक्स, राइट? ऑल दोज थिंग्स आई हैव कवर्ड अर्लियर. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, बट देर इज अ लॉस. इफ देर इज अ लॉस, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द लॉसेस? ठीक है, क्यों हो रहा है वो लॉसेस? ठीक है, क्या इम्पैक्ट कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सपोज करो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके कॉज क्या है? अगर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, वाई देर इज अ कॉज, विच वन इज द कॉज? क्या आपने रीडिंग अच्छी नहीं की है, या फिर आपने रीड तो किया, आपकी नॉलेज भी है, बट स्टिल समवेयर आपके तो कहते हैं ना कैपेबिलिटी टू अप्रोच द एमसीक्यू इज नॉट वर्किंग. तो वो भी हो सकता है. तो उसी तरह देर इज अ लॉस, देर इज अ कॉजेस. अगर कॉज है, सो व्हाट आर द रीजन? What are the reason and why what are the reason to conserve it? क्यों करें अगर लॉस हो भी रहा है? Because see, we are human and we do not value anything unless we know its importance. किसी की वैल्यू हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक उसकी हमारे पास जरूरत के बारे में, उसके बारे में नहीं पता होता. So there is a need, we will see नैरो पर्सपेक्टिव से, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से. आई हैव कवर्ड इन अर्लियर वीडियोस. सेकंड पार्ट में भी मैंने कवर किया है विद द नेम ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बट स्टिल यहाँ पे भी करेंगे बिकॉज देर इज अ नीड. अगर रीजन है, ठीक है, हमें जरूरत है उसकी बायोडाइवर्सिटी की, अगर जरूरत है तो कैसे करेंगे? तो विच अप्रोच वी शुड फॉलो? X2 करें या Inch2 कंजर्वेशन करें, किस तरह से अप्रोचेस लगाएं, वर्ल्ड क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है? तो ये तो हम आज नहीं करेंगे, बट हम इन 3 चीजों को कवर करेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन इज दैट ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट देयर इज अ लॉस, सो देयर इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. हाउ यू कैन से देयर इज अ थ्रेट? सपोज करो आपको कोई थ्रेट है किसी एक पर्सन से, आप कैसे पता करोगे? देयर शुड बी अ रीजन to it, there should be some proof to it, right? Similarly,
yes, there is a threat to biodiversity. Is there any increase of biodiversity or is there any decrease of biodiversity? हो रहा है क्या, ऐसा है क्या? तो बोलते हैं yes, there is a IUCN body, it's a इंटरनेशनल बॉडी। वो अपने एफर्ट्स के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करती है और वर्ल्ड को बताती है कि यस, देयर इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। कैसे? वो अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करती है, जैसे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जिसे गार रिपोर्ट कहते हैं। रेड डेटा बुक रिलीज करती है जिसमें वो थ्रेटन स्पीसीज के बारे में बात करती है। तो हम IUCN की डिटेल के बारे में नहीं बात करेंगे आज, बिकॉज इट्स अ लेवल टू गो इन अ स्पीसीज लेवल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हर स्पीसीज को वो रीड आउट करती है, हर स्पीसीज की एक्टिविटीज को कवर अप करती है, जितनी भी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर है। सी, देयर आर 100% ऑफ a species, but 100% of a species are not being discovered, ठीक है। दे आर स्टिल टू बी असेस्ड। बहुत सी स्पीसीज है, 28% है जो अभी भी असेस करना बाकी है, ठीक है। एंड देर इज अ थ्रेट अराउंड 1 million species और more than 46,000 ऐसी स्पीसीज है जो देयर इज अ थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, मतलब सून दे विल गो एक्सटिंक्ट अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रूफ दे रहा है IUCN की यस, देयर इज अ थ्रेट एंड वी शुड कंजर्व इट। हाउ? सी देखो, एम्फीबियंस को 41% है, कोरल रीफ 44% है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। वी विल सी ऑल दोस थिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो ये सब क्या है? इसकी वजह से थ्रेट होते हैं। मैमल्स को थ्रेट है, रेप्टाइल्स को थ्रेट है, बर्ड्स को है। तो जो 5 किंगडम्स हैं आपके, जो टेक्सोनॉमी के पिरामिड है, उस चीज को एसेस करना हर लेवल पे ये एसेस करती है और बताती है कि यस, देयर इज अ थ्रेट और इतने इतने % इन सबको है। स्पेसिफिकली किस स्पीसीज को क्या थ्रेट है वो भी ये बताती है। तो देयर इज अ प्रूफ टू इट, ओके। वो बोलते ठीक है, थ्रेट है, बट व्हाट आर द कॉजेस? IUCN मोटे मोटे तौर पे ये बताती है। हम इसको अभी डिटेल में करेंगे, बट यू कैन रीड हैबिटेट लॉस, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इन्वेजिव स्पीसीज, ये सब क्या होती है अभी देखेंगे। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, टूरिज्म, स्मॉल पॉपुलेशन इफेक्ट्स। सो थ्रू दिस IUCN प्रूफ हमें ये तो पता चल रहा है थ्रेट है। तो क्या कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं जो ये थ्रेट को वैलिडेट कर दे कि यस, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ स्पीसीज, राइट, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? यस, सी, हमें इन सब के लिए अवेयर होना चाहिए, बिकॉज देयर आर स्पीसीज हु इज विच आर ऑलरेडी बीइंग एक्सटिंक्ट। जैसे डोडो बर्ड मॉरिशस की है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब उसकी कोई स्पीसीज नहीं है, सब स्पीसीज भी नहीं है। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया की है, ये मैमोथ आपने सुना होगा बहुत पहले, बिकॉज ऑफ मास एक्सटिंक्शन, है ना। अर्लियर कितने हुए हैं? 5 हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ग्लेशिएशन, और इस बार कौन सा है? 6th मास एक्सटिंक्शन फेज में है। और ये भी होगा, ये तो नेचुरली होता है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज दिस इज बीइंग इंक्रीज बाय 1,000 टाइम्स देन दी अदर्स। तो ये स्पीसीज आपने सुनी होगी पहले, ठीक है, एलिफेंट टाइप की होती है। तो ये मैमोथ बहुत बड़े मैमल्स होते थे, क्वेगा, ठीक है, बट ये IUCN की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लेशिएशन के पार्ट से मैंने बताया आपको। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे क्वेगा हो गया, स्टेलर सी काउ हो गई, जैसे डुगोंग होती है, डुगोंग इज अ सी काउ, उस टाइप का ही एक ये होता है, ये स्पीसीज होती है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करती। पैसेंजर पिजन, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फूड, लाइक आपने 6th-7th में पढ़ा होगा, एनिमल गिव्स यू फूड, प्लांट्स गिव यू फूड। तो वो बायोडाइवर्सिटी तो है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें मिल रही है, और पीपल आर ईटिंग एंड दे हैव एग्जॉस्टेड इन सच अ मैनर कि ये स्पीसीज अब एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स, बाय ईटिंग इट्स मीट, उसके मीट को कंजम्पशन के लिए लोगों ने उसको एक्सटिंक्ट कर दिया। तो जब ये एक्सटिंक्ट हुई थी तो द वर्ल्ड हैज रिलीज द स्टेटमेंट कि दिस इज अ हिंट, और दिस इज अ क्या कहते हैं, सिग्नल है आपके लिए टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी, अदरवाइज सारी स्पीसीज इसी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द प्रूफ दैट इज बीइंग शोन बाय द IUCN कि यहाँ पे थ्रेट है। जैसे टाइगर की स्पीसीज हो गई,
तो इतनी सब स्पीसीज है, ठीक है। सब स्पीसीज मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है ना। तो इस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में ही ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये सब स्पीसीज जैसे कैस्पियन, बाली, जावन, अगर पीवाईक्यू में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइगर तो पीवाईक्यू का फेवरेट रहता है हमेशा। तो इंडिया में कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। उसकी एंडेंजर स्पीसीज जो आप देते हो, आईयूसीएन का स्टेटस होता है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकल एंडेंजर है, लीस्ट कंसर्न है। तो व्हाट आर दीज आर द सिग्नल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय आईयूसीएन कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज द प्रूफ नाउ, ठीक है। ये तो हो गया कि थ्रेट है, बट व्हाट इट विल प्रोवाइड। अगर ऐसा होता है या इसके होने से हमें क्या लॉस है, क्या मिल रहा है, इससे क्या ही हो रहा होगा, हमें क्या पता। कोई 10,000 एंट स्पीसीज खत्म हो जाती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 10,000 20 स्पीसीज खत्म हो जाती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और 10,000 टाइगर खत्म हो जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देयर इज अ नीड, वाई, बिकॉज इफ दैट विल हैपन तो वो डिक्रीज करेगा प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन मतलब बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन ही तो है। अगर सन से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस से वो जो प्रोडक्शन कर रहा है बायोमास, प्राइमरी बायोमास प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास भी तो एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्लांट ओनली। क्योंकि सन से हम डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं ले लेते ना, वी कैन नॉट कंज्यूम दैट एनर्जी डायरेक्टली। तो उसके लिए तो प्लांट की डाइवर्सिटी होना जरूरी है। तो प्लांट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टिब्रेशन मतलब चेंजेस जो होंगे, क्योंकि अगर मान लो छोटे छोटे चेंजेस भी आ गए, मानसून में कुछ चेंजेस आ गया या फिर कोई भी नॉर्मल चेंजेस, छोटा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा भी बढ़ा, तो रेजिस्टेंस एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी है तो इंटरनल और एक्सटर्नल का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीसीज पे, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पैटर्न्स पे बात की थी और स्पीसीज के रिलेटेड बात की थी, तो वहां मैंने बताया था कि अगर छोटा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो क्या होगा, सब चीज इफेक्ट हो जाएगी। जैसे सी दी स्पीसीज, टाइगर इज अ की स्टोन स्पीसीज। अगर मैं फूड चेन देखूं तो इट्स अ टॉप प्रेडेटर, और यहाँ पे डियर होता है और यहाँ पे हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, प्लांट। तो अगर मैं टॉप प्रेडेटर हटा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और डियर की पॉपुलेशन बढ़ते ही हर्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे, जिससे की वजह से इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर की स्टोन, जैसे की स्टोन स्ट्रक्चर होता है, अगर उसी को हटा दोगे तो सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो दैट्स व्हाट इट रोल प्ले। पॉलिनेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि 10,000 बीज मर जाती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज बीज डू द पॉलिनेशन। तो की स्टोन स्पीसीज है, पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। एक तरह का प्लांट होगा और सब उस पर अटैक करेंगे, सब खा देंगे, उससे भी खत्म हो जाएगा। तो जब सब चीज खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, सो देर विल बी इंस्टेबिलिटी। तो एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्लाइमेट जल्दी गर्म होगा, लैंड ऊपर हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, ये सब होगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम्स, वाटर यूज, पेस्ट, डिजीज साइकिल, एपिडेमिक्स बढ़ेंगे, है ना। फॉरेस्ट काट दो तो क्या होगा, एपिडेमिक्स बढ़ेंगे। जैसे बैट्स की जो हुई थी, कोविड्स जो आए थे, ये क्या है, ये सब एपिडेमिक्स है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज ओनली, ठीक है। जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट में कहते हैं कि अगर उसको काट दिया जाए, इफ यू कट ऑल द ट्रीज फ्रॉम इट, इतनी सारी डिजीज स्प्रेड होंगी, आपको उसका कोई आइडिया भी नहीं है। सो दीज आर द थ्रेट दैट कैन इट लीड इफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है, प्रॉब्लम तो है और इससे हमें भी इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। बट हम क्यों बचाएं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें थ्रेट भी पता चल गया, ठीक है, उससे हमें भी थ्रेट है, बट फायदा क्या है, व्हाट्स वैल्यू इट अपहोल्ड, कैसे, क्या वैल्यू हमें देता है कि हम इसे बचाएं। तो ये मैंने अर्लियर वीडियोस में भी कवर किया, बट स्टिल आज इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बिकॉज इट होल्ड्स अ इम्पोर्टेंस फॉर दिस टॉपिक। तो यहाँ पे बात है जैसे कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी। इकोनॉमिक वैल्यू, देखो जैसे हमने क्लास 6th-7th में हमने पढ़ा है कि देर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स
एनिमल्स, है ना, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमने छोटे लेवल पे बात की कि प्लांट्स गिव्स अस दिस, एनिमल गिव्स अस दिस, नीम के प्लांट से ये फायदा होता है, तुलसी के प्लांट से ये फायदा होता है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलती है। एनिमल के जैसे टाइगर की लोग स्किन यूज करते हैं जो कि बैड है, बट इट्स स्किन इज अ गुड लेदर, ठीक है। डियर के मस्क, मतलब उसके जो शरीर की जो स्किन होती है उसके मस्क से परफ्यूम बनाया जाता है। these are bad thing, but still we are using and we try to utilize it for our economical purposes, है ना। तो वही यहाँ पे है कि importance why we should conserve, है ना। तो जब लोगों को वैल्यू पता चलेगी तभी तो वो कंजर्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल, और उसको कह सकते हैं या प्रोविजनल, जैसे मैंने अभी 6th 7th की बात बताई। तो मतलब इकोनॉमिकल वैल्यूज, जैसे कि आपको सिंपली वेट, यस, दिस इज द एनर्जी पार्ट। टिम्बर यू गॉट, है ना, टिम्बर से आप शिप बनाते हो, नॉर्मल आप फर्नीचर्स क्रिएट करते हो, घर बनाते हो। तो व्हाट आर दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड दिस हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। तो इकोनॉमिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रेड सेंडर अच्छे वो होते हैं, मतलब अच्छी वुड होती है, सॉफ्ट वुड होता है, कुछ हार्ड वुड्स होते हैं, राइट। तो उसकी इम्पोर्टेंस है। हनी आपको मिलता है, अदर मेडिसिनल थिंग्स जो आपको मिलती है फ्रॉम द प्लांट स्पीसीज, बिकॉज इफ देर इज अ वेराइटी देर इज द हाई इकोनॉमिक वैल्यूज एज वेल, राइट। तो वही चीजें हैं। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोविजनल वैल्यूज। इसको आप कह सकते हो एक्सट्रिंसिक लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे देखो, या नैरो यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत छोटा है ना, क्योंकि आप तो बायोडाइवर्सिटी को सिर्फ अपने बेनिफिट के लेवल पे देख रहे हो, बट देयर आर मोर। अगर ब्रॉड लेवल पे बात करूँ तो ये है बायोडाइवर्सिटी क्या हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द इकोसिस्टम, कीप इट हेल्दी, क्लीन करता है। कैसे? डिकम्पोजिशन होती है इसी की वजह से, फ्लड कंट्रोल होता है, सॉइल इरोजन होता है, पॉलिनेशन। इवन PYQs में भी है कि हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी हेल्पिंग द ह्यूमन, हाउ इट इज हेल्पिंग, इट्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज बीइंग गिवन। तो वो क्या हेल्प कर रहा है? सपोर्टिंग रोल। जैसे कि the most important, the foundation of the ecosystem is supported by these biodiversity, water cycle, photosynthesis, soil formation। तो ये सब क्या है? जैसे सी यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रिएंट साइकिल बन रही है, जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल भी जल्दी जल्दी फॉर्म होंगे, जल्दी रिप्लेनिश होगा, ठीक है, जल्दी होगा। अदरवाइज क्या होगा? you have to look out for replacement, you have to look out for alternatives। N2 नहीं मिलेगा, फोस्फोरस नहीं मिलेगा, जो माइनर मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। वाटर साइकिल नहीं बनेगी भी तो एसिड रेन होंगे बस, तो प्रॉपर नहीं होगा। ग्राउंड वाटर में ये एसिड्स आएंगे तो आपके ही तो हेल्थ को खराब करेगा। तो वो चीजें, इंस्टेबिलिटी होगी। फूड चेन, ठीक है, फूड चेन को बनाता है। अगर ये सही हुई, अगर बायोडाइवर्सिटी रही, तो फूड चेन भी, फूड वेब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लीनियर एग्जिस्टेंस मतलब तो वो तो इजीली खत्म हो जाएगा ना। मतलब एक ही चीज है, मतलब सेम फूड नीश है। मतलब जैसे आपने गॉस लॉ में पढ़ा होगा, दैट नो टू स्पीसीज हैव द सेम नीश। मतलब अगर सेम स्पीसीज, अगर किसी दो स्पीसीज का सेम फूड नीश हो गया तो क्या होगा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी दोनों स्पीसीज, ठीक है। तो उसी तरह फूड चेन है। अगर मान लो मैं सिर्फ लीनियर रखूं, सिर्फ उस डियर के पास खाने के लिए सिर्फ ग्रास है, एग्जिस्ट करती है, तो वो तो सिर्फ ग्रास खा के खत्म कर देगा और बाकी एनिमल्स को तो ग्रास नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है कि वो किसी और को खा ले। अगर बायोडाइवर्सिटी है तो वो ये खा लेगा या ये खा लेगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी में ये हैबिटेट एग्जिस्ट करता है, ये प्लांट है। तो 3 तरह की बर्ड्स हैं, वो फ्रूट खा लेगी, वो स्टेम खा लेगी, वो लीव्स खा लेगी। इससे क्या होगा? मेरा कंपटीशन भी घट जाएगा और बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहेगी और मेरे नीश को भी इफेक्ट नहीं होगा। So this is the importance that biodiversity hold. That's hold the
सिंपली स्टेबलाइजेस द इकोसिस्टम, ये क्लीन करता है, हेल्दी रखता है एनवायरनमेंट को, जैसे कि इट ईट्स ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर, है ना। तो वल्चर्स अगर खाते हैं उनको डेड और डिकेइंग मैटर को, तभी तो वो डिकम्पोज जल्दी होगा, अदरवाइज वो तो डिग्रेडेबल नहीं होंगे, वो तो पड़े रहेंगे। उससे क्या होगा, अनहेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, डिजीज फैलेगी, एपिडेमिक्स होंगे, हमें भी तो प्रॉब्लम होगी। तो इफ यू किल द वन वल्चर, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक इट अनहेल्दी एनवायरनमेंट, है ना। जैसे कि डेक्नोफ्लैल उसमें आपका कैटल जो ड्रग है उसकी वजह से वल्चर्स मर रहे हैं। अब वल्चर्स मरने के बाद क्या होता है, डॉग इनको खाने लग जाते हैं, डॉग उनको वो करने लग जाते हैं, उसको दूर दूर तक फैलाने लग जाते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ये डिके तो नहीं होगा। अब ये डिके नहीं होगा तो डेड को खाने वाला तो कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, डिजीज क्या होगी, स्प्रेड होगी, फोटोसिंथेसिस, बायोमास प्रोडक्शन। तो बायोडाइवर्सिटी है तो ये एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स आप ले आओगे जो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते नहीं है, O2 मिलेगा नहीं हमें, तो जिएंगे कैसे, राइट। सो दिस इज व्हाट। अब इन सब की इंपॉर्टेंस देखो, जैसे एक बाबुआ ट्री होता है, दैट इज सी दिस इज यस, इट होल्ड्स द वाटर इन इट। तो ये मैडागास्कर रीजन में पाया जाता है, इंडिया में भी मांडू रीजन में पाया जाता है, ऑफ MP, यूपी में भी कहीं कहीं है, मुंबई, गुजरात, ठीक है, आंध्रा। तो अगर बोले तो हाँ, ये कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। तो ये क्या करते हैं, वाटर होल्ड करते हैं। तो दिस इज द होल्डिंग सच अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हो कि अगर आप उन चीजों को हटा दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ, अपसाइड डाउन, मतलब ये नीचे का पार्ट बहुत मोटा होता है, ठीक है। दिस इज, क्योंकि ये क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्व करता है सालों तक। जैसे आपने वीडियोस में भी देखा होगा, उसको क्या करते हैं लोग, काट के चले जाते हैं और वो पानी क्या होता है, सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इट इज प्रोवाइडिंग फूड टू सम अदर स्पीशीज एज वेल ना। तो आप ये हटा दोगे तो ये चीजें तो नहीं रहेंगी। इसका फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MP इज ट्राइंग टू गेट अ GI टैग फॉर दिस फ्रूट। तो देखो आप उसकी इंपॉर्टेंस है, जिसे ग्रेटर एडजुलेंट स्टॉक मेन स्कैवेंजर है। तो जैसे असम में ये स्पीसीज जब अपना नेस्ट बनाने आती है तो लोग क्या करते थे, इसको मीट खा लेते थे, या फिर इसको मार देते थे, या फिर कहते थे कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसके लिए उसको किल कर देते थे। तो और इसकी वजह से क्या होता था, इसकी स्पीसीज क्या थी, घट रही थी। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो कि ये कितनी वैल्यू रखता है। सी, इट इज रेगुलेटिंग, इट इज सपोर्टिंग रोल, ठीक है। सो देर इज अ एथिकल नीड और देर इज अ एथिकल इम्पोर्टेंस फॉर अस। जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, अपीको मूवमेंट, हरगिला मूवमेंट, जो अभी ये मैंने अभी आपको बताया, ये जो ये स्टॉक है, दिस इज कॉल्ड दी हरगिला, दैट इज बोन स्वेलर। हर गीला, गीला मतलब स्वेलर और हर मतलब बोन। तो ये मेन स्कैवेंजर है। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, डॉक्टर देवी पूर्णिमा, इनकी मदद से 10,000 वुमेन able to raise the voice against the people who are killing it. Even silently they are गाना गा के, लोगों को अवेयर करा के, सी बच्चों को पता चल रहा है कि दिस स्पीसीज इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्कैवेंजर। तो डेड को हटाएगा तभी तो हमारे लिए फायदा होगा, क्लीन करेगा एनवायरनमेंट को। तो बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स उन्हें क्या मिला है, वाइटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं 2024 का। तो करंट अफेयर तो है, बट इसकी इंपॉर्टेंस देख लो, ये आपके केस स्टडी में आ सकता है। चिपको मूवमेंट एथिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, साड़ी के थ्रू लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये इनके एफर्ट से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, कि देखो कि ये चीजें हैं, यू शुड वर्क ऑन इट। देखो एथिकल वैल्यूज में और कौन हो गया, जैसे दिस लेडी तुलसी गौड़ा, इनको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। मतलब अगर ये मेन प्लांट को देख लें तो उसकी सब स्पीसीज बता दें, या किसी सब स्पीसीज को देख लें तो उसके मेन पेरेंट को बता सकती हैं कि ये व्हाट आर दीज आर एथिकल वैल्यूज, दीज आर व्हाट कल्चरल वैल्यूज, दीज आर व्हाट ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ दी सोसाइटी, ऑफ दी लोकल कम्युनिटीज। तो बायोडाइवर्सिटी हमें इसलिए भी बचानी चाहिए बिकॉज ऑफ
दी कल्चरल वैल्यूज, जैसे सेक्रेड ग्रुप, हमने कंटारा मूवी देखी होगी। कंटारा मूवी में वो क्या कहते हैं कि ये लैंड हमारे भगवान का है, हमारी डीटी का है, दैट मीन्स वी शुड नॉट स्टेप टू इट। सेक्रेड ग्रुव के बारे में भी बात करेंगे अभी, बट वहां पे सेक्रेड ग्रुव्स हैं, मतलब वो ऐसी जगह है जो हमारी डीटी के हैं, उनकी वजह से हमें चीजें मिल रही, तो उनकी वैल्यूज को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्लस हमारा एथिकल एस्पेक्ट भी है। वी शुड कंजर्व इट, वी शुड ऑब्लिगेटेड टू आर इकोसिस्टम, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि वी शुड ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टूवर्ड्स इट, राइट। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में है। सी इसका स्टेटस क्या है, देखो IUCN कहता है दिस इज इट्स नियरली थ्रेटन। इंडिया में इसको कहते हैं कि एंडेंजर्ड हो रही है, तो यू शुड सी द कंजर्वेशन स्टेटस, बट IUCN के हिसाब से ये क्या है, नियर थ्रेटन। बहुत सी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो दे विल टेल यू और क्लियर योर डाउट्स। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा कि इसने ये क्या बोल दिया कि ये तो एंडेंजर्ड है, बट यहाँ तो नियर थ्रेटन लिखा है। तो देर इज एफर्ट्स बीइंग डन बिकॉज ऑफ दैट, या दे आर नियर थ्रेटन, ठीक है। अब ठीक हो गया इनका स्टेटस, तो वो सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्टॉक था, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने रिसेंट न्यूज में भी देखा होगा, एक बच्ची है दैट इज कॉल्ड आदवी, तमिलनाडु की। उसके पेरेंट्स ने प्लांटिंग की, 6000 प्लांट किए। उस बच्चे को क्या बोला गया है, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड दैट इज कॉल्ड दी कार्बन न्यूट्रल। अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या है, सिक्किम की एक न्यूज थी बहुत पहले की, ये कि कार्बन नेगेटिविटी बाय प्लांटिंग 100 सैपलिंग, मतलब हर एक बच्चे के पैदा होने पे वो स्टेट 100 सैपलिंग्स लगाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कार्बन नेगेटिविटी। ये सब क्या टर्म्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सी दीज आर व्हाट, दीज आर ऑब्लिगेशन डन बाय द पीपल, कि हमें करना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए। हाउ दे आर डूइंग इट, बाय द डिफरेंट मेथड। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि मतलब सपोज करो ये बच्चा बड़ा होगा तो जितना भी कार्बन ये रिलीज करेगा अपनी लाइफ में, तो उसके हिसाब से मैंने उतनी प्लांटिंग कर ली, मतलब उसके बराबर मैंने प्लांटिंग कर ली। तो कार्बन एमिशन जितना करूंगा उतना ही मैं रिमूव करने के लिए, उसको बचाने के लिए प्लांटिंग कर दूंगा। नेट जीरो क्या होता है, नेट जीरो सारी गैसेस के लिए होता है, ये सिर्फ CO2 के रिलेटेड होता है। ये सब जैसे कि आप EV चलाओगे, आप प्लांट्स भी लगाओगे, आप बहुत सारी चीजें करोगे ताकि ग्रीन हाउस एमिशन 0% तक ले जा सके। कार्बन नेगेटिविटी क्या होती है कि मैंने इतना रिलीज किया, मतलब 100 टन रिलीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरी लाइफ में यहाँ पे या मेरे किसी वर्क से 100 टन रिलीज हो रहा था, मैं ऐसे एफर्ट्स ले रहा हूँ कि मैं उस 100 टन के बियॉन्ड, मतलब इतना कहते हैं दैट इज कॉल्ड दी ओवर एम्बिशियस या मोर एम्बिशियस टारगेट्स, कि उसको बियॉन्ड जाके ताकि सारा कवरेज हो जाए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा कि हम बहुत प्लानिंग करेंगे कि जितना भी हमने कार्बन एमिशन किया होगा वो सारा हट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कार्बन नेगेटिविटी, मतलब आप जितना रिमूव कर सकते हो प्लस, और इतना एम्बिशियस टारगेट रखना ताकि यू शुड गो बियॉन्ड दैट न्यूट्रलिटी, ठीक है। कि बस मैंने 100 टन किया था तो मैं 100 टन के बराबर का ट्री लगा दिया, तो जितना गया उतना वापस मैं वो कर लूंगा। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कार्बन ऑफसेटिंग मैकेनिज्म। तो PYQs में ये टर्म्स आती हैं, तो यू शुड रिलेट ऑल दीज थिंग, और ऑलराइट। सो दिस इज व्हाई देयर इज अ इम्पोर्टेंस। सो वी हैव I have covered ethical values, the obligation that needs to be done. दूसरा वैल्यूज क्या प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी, इसको आप इकोसिस्टम सर्विसेज भी कहते हो, ठीक है। किस इकोसिस्टम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इकोसिस्टम में तो बायोडाइवर्सिटी है ना, द फ्लोरा एंड द फौना, इनकी बायोडाइवर्सिटी है, तभी ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही। टर्म्स अलग हो सकते हैं बट काम वही चीज कर रही है, वही PYQs में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे टूरिज्म हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ वन व्यू यू ट्राई टू गेट, और आप प्लांट जाते हो ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ते हो, हाइकिंग करते हो, बिकॉज ऑफ वन ब्यूटी, राइट, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, एंड दिस ब्यूटी इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल वैल्यू मैंने अभी बताया, सैक्रेड ग्रुव्स। साइंटिफिक, जीन एडिटिंग करना, उसको समझना कि मान लीजिए आपका सी वेट
इस क्रॉप में प्रॉब्लम है तो आप उसमें जीन एडिटिंग कर रहे हो, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, टिश्यू कल्चर कर रहे हो ताकि आप और से ज़्यादा प्लांट्स बचा सको या उसे बढ़ा सको। तो साइंटिफिक भी आपको मदद करती है। सो इवन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मान लो इस प्लांट से जो मैंने अभी गुआवा ट्री बताया, तो ये क्या है, दिस इज अ ट्रेडिशनल नॉलेज कि यहाँ पे पानी है, आपको इस ट्री को बचाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पानी रहता है, ये कंजर्व करता है, तो दूसरी स्पीसीज को भी मिलता है। साइंटिफिक नॉलेज, इसके फ्रूट से क्या होगा, हेल्प होगा, या इसकी प्रॉपर्टी से कुछ हुआ हेल्प होगा, इसके अंदर जो पानी है क्या वो सेफ है कि नहीं है। तो व्हाट आर दीज आर ट्रेडिशनल नॉलेज गिवन बाय द लोकल कम्युनिटी टू द साइंटिस्ट एज वेल। तो देख रहे हो आप कितना बड़ा लिंकेज है। So this is the importance that biodiversity holds. So that's why we should conserve it. तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि yes there is a threat होगा तो what it leads to, और leads to है तो उसके लिए reason क्या है, why should you conserve it। अब conserve करना है तो कैसे करेंगे। So now we will go for approaches। wait, ठीक है, तो ये सारे तो हो गए। अब एक और चीज देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस थ्रेट, कि मेन रीजंस क्या हैं। सी, टू सॉल्व एवरीथिंग देयर इज ओनली अ वन की, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर वो है तो हम भी एग्जिस्ट कर पाएंगे, हम भी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज सून वी विल ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। अभी हम पे इफेक्ट नहीं है बट होगा बहुत जल्दी। कैसे, देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है और एक एंथ्रोपोजेनिक। मैंने बताया आपको मास एक्सटिंक्शन हुए हैं तो पहले ग्लेशिएशन की वजह से हुए थे, है ना, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की वजह से हुए थे। अब 6th मास एक्सटिंक्शन है तो वो एंथ्रोपोजेनिक की वजह से फास्ट हो रहा है। तो नेचुरल क्या हो सकते हैं, क्लैमिटीज हो सकती है, पॉपुलेशन राइज हो सकती है, किसी भी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, जैसे हमारी भी बढ़ गई तो हमें भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम उसे कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं लैंड का, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल बिहेवियर जो बहुत आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब अकेले रहना पसंद करते हैं। तो अगर ये मान लो अकेले रहेंगे तो उसको कंजर्व करना भी प्रॉब्लम होगा ना, कि ये स्पीसीज यहीं रहती है, यहाँ पे अगर मान लो डियर की खत्म हो गई तो ये स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म तो इस पे इफेक्ट होगा। तो इनके ये बिहेवियर्स हो सकता है, एपिडेमिक्स आ सकते हैं, अपने आप में भी आ जाते हैं नेचुरली। तो वो सारी इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेचुरली इफेक्ट करते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ, सी वी विल सी, नॉट हेयर, ऑलराइट, तो मरीन में भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स है, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन, सी फ्लोर डिग्रेडेशन, एलियन स्पीसीज, ऑयल स्पिल्स, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑयल स्पिल पे, शिप्स, टूरिज्म, नॉइज पोल्यूशन होती है तो उससे क्या होता है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। दीज आर द थ्रेट्स टू इट। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर आप ट्राई टू क्रिएट अ आंसर फॉर अ मेंस, यू कैन राइट देयर इज अ मेजर, even IUCN also say that there is 4 major causes और the evil quadrant, ठीक है, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से इस बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मतलब घट रही है। नेचुरली तो चलो वो तो एक पार्ट है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज देर इज अ हैबिटेट लॉस, देर इज अ फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से बढ़ रहा है हैबिटेट लॉस। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं अभी बोलने वाली थी, दी व्हाट आर द प्राइमरी रीजन और विच वन इज द प्राइमरी कॉज, और जो ऐसा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो होगा हैबिटेट लॉस, दी फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। अगर आप हैबिटेट मतलब घर, आप उसका घर ही हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसका घर ही हट गया तो जाएगा कहाँ पे, कैसे रहेगा। मान लो आपने फॉरेस्ट ही कट कर दिया तो एलिफेंट जाएगा कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा, फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। तो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेड लैंड। मान लो ये बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था, आपने सब कट कर दिया, बस ये पार्ट बचा है। अब ये तो एनिमल है, वो तो ट्रैवल करेगा ही, वो तो उसको तो इधर से उधर माइग्रेट करेगा, कुछ ना कुछ इधर जाएगा, इधर खाना खत्म हो गया तो इधर मूव करेगा। तो आप वो सब कट कर दोगे तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। इवन सम स्पीसीज इन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो वो प्रीडेटर से भी तो बचा पाता है। अगर डेंस फॉरेस्ट है, अगर ओपन हो गया तो उसका प्रीडेटर तो उसे खा जाएगा ना,
एक जगह है दैट इज आई थिंक कलाहारी डेजर्ट, वहाँ पे भी एक स्पीसीज है साइड, एक माउंटेन टाइप की जगह होती है, वहाँ पे एक स्क्विरल नहीं, एक टाइप की स्पीसीज है, सपोज करो ए टाइप की स्पीसीज और बी एक स्नेक टाइप की स्पीसीज है। तो स्नेक जब मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये मूव करके उनको पकड़ना चाहते हैं, बट वो अपने आप को बचा पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेरेन, इसकी वजह से वो बच पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो इजीली प्रेडेट कर लेगी ना, मार देंगे, उसके बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट आर दीज आर एग्जाम्पल और दीज आर द वेज बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस बायोडाइवर्सिटी घट रही है। दूसरा क्या होता है, इन्वेजिव स्पीसीज, अभी देखेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप जैसे पैसेंजर पिजन का मैंने एग्जाम्पल दिया, को एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसको देखते हैं सारे को डिटेल में। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस हो रहा है, प्राइमरी कॉज क्या है, नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। नेचुरल तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट फायर, अभी एलए के फायर्स ने बहुत ज्यादा हुआ है वो, ठीक है, दैट फायर हैज क्रिएटेड अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो नेचुरल हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी कॉज। ह्यूमन्स क्या हो सकता है, आप कटिंग कर रहे हो, आप पोचिंग कर रहे हो, आप किलिंग कर रहे हो, तो दीज आर व्हाट, दी हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। तो ये मास एक्सटिंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, पहले नेचुरली क्या थे, ग्लेशिएशन हुआ था, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस दीज आर 100 और 10,000 टाइम्स और 1,000 टाइम्स आर फास्टर। जैसे एनिमल एक्वायर दी लार्ज टेरिटरी, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, इधर से उधर जाती हैं, सपोज करो यहाँ पे वो माइग्रेट होके आती हैं, बट मैं ये रीजन ही कट कर दूं, ये हटा दूं, अब वो आ पाएंगी, नहीं आएंगी। तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे नागालैंड में आती हैं हॉर्नबिल बर्ड्स आती हैं, नेस्टिंग साइट होती है, ऑलिव रेडली आती है, पाकिस्तान से भी एक बर्ड आती है स्टॉक, देर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं, उसका छोटा वर्जन आती है एक, लेसर बस्टर्ड या फिर समथिंग काइंड ऑफ बर्ड है, वो आती है। अगर मैं वो साइट ही हटा दूं, ठीक है, उसकी जगह ह्यूमन ला दूं, तो क्या होगा, वहां पे वो रह पाएगी, नहीं कर रह पाएगी, तो उसका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, उसका फ्रेगमेंटेड, उसको नहीं मिलेगा वो चीजें करने के लिए, माइग्रेट होके सही से नहीं हो पाएगी। ऑलिव रेडली, तो मैं अगर उड़ीसा की साइट को मैं हटा दूं, वो भितरकनिका हटा दूं, वो साइट हटा दूं, वहाँ उसकी जगह ह्यूमन डेवलपमेंट कर दूं, तो क्या वो रह पाएंगे, ह्यूमन क्या करेंगे, उसके एग्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे see there is no planet B, so if you do not cut your consumption there will be no biodiversity and you will not be able to get anything out of it। या आप सारे प्लांट को काट दे रहे हो, जैसे Amazon फॉरेस्ट है, for the soya bean cultivation it is being cut down, for the fodder it is being cut down। तो आपको पता होगा Amazon is a lungs of द वर्ल्ड, तो अगर उसको हटा दोगे तो वो सब क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो बिकॉज आर नीड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट। एनिमल पोचिंग, सेलेक्टिवली हम उसको पोच कर रहे हैं, हमें इसका टस्क चाहिए, हमें हाथी का टस्क चाहिए, हमें वन हॉर्न राइनो का हॉर्न चाहिए बिकॉज कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, हमें डियर चाहिए बिकॉज उसके मस्त से परफ्यूम मिल रहा है, तो हमें वो सारी चीजें चाहिए। तो दीज आर व्हाट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे फिशिंग होती है, फिशिंग में भी आप देखोगे तो उसकी टेक्निक्स बहुत ही हार्मफुल होती है, जैसे लॉन्ग लाइन करते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग सबसे खतरनाक होती है। क्या करता है वो, पूरी जाली, जैसे ये जो सी बेड है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपका ये सी फ्लोर है, सी ये है, ठीक है, ये बोट है, तो क्या करेंगे, वो पूरी जाली यहाँ पे बिछा देंगे। इसके बिछाने से क्या होगा, जितनी भी स्पीसीज होगी वो आ जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा चीजें भी तो आ जाएंगी। तो जितना न्यूट्रेंट मिनरल्स वो भी है, वो भी आप कवर कर रहे हो, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन कुछ नेट आप छोड़ दे रहे हो, कुछ भी है प्रॉब्लम कर रहा है। तो इन सब से क्या, फिशिंग टेक्निक से क्या हो रही है, डाइवर्सिटी कम हो रही है, आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कुछ भी ले आ रहे हो, सारी स्पीसीज ले आ रहे हो खाने के लिए, आप सब को इकट्ठा कर ले रहे हो, राइट। जैसे पेल्जिक ट्रॉल होती है, मतलब पेल्जिक ट्रॉल मतलब जैसे यहाँ पे ओशंस है, जैसे लेक की आप स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वैसे ओशन को भी बांटा गया है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में के अराउंड होता है एरिया, और दिस इज अ ओपन सी। तो ओपन सी एरिया को हम कहते हैं पेल्जिक रीजन।
तो ओपन सी पे जहां पे भी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी होगी उसको वो खींच लाएंगे, तो सारी फिश ले आएंगे, सारे स्पीसीज ले आएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म ले आएंगे, सारी जो प्लांट स्पीसीज होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, वो सब ले आएंगे। उससे क्या होगा, देयर इज अ लॉस, ठीक है, जो पैसेंजर पिजन था। तो दीज आर व्हाट, ये स्टेलर काउ, ये सब किसकी वजह से खत्म हुए, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नाउ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पोल्यूट कर दूं तो यहाँ की सारी स्पीसीज क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ऑयल स्पिल होता है, ठीक है, ये सब क्या है, इससे क्या हो रही है, मर रही है स्पीसीज, ठीक है। CFC, आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्लाइमेट बदल रहा है, तो हीट अप हो रहा है, तो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, तो क्लाइमेट आर चेंजिंग बिकॉज आर एफर्ट्स, बट वी आर नॉट चेंजिंग, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम घटा नहीं रहे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सो देर इज ए एथिकल नीड्स टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज इनवेजिव स्पीसीज। इनवेजिव स्पीसीज क्या होती हैं, देखो, सी जैसे कोई भी इनवेजिव स्पीसीज मतलब कोई भी एग्जॉटिक ले लो, या फिर एग्जॉटिक स्पीसीज को ही हम इन्वेजिव स्पीसीज भी कहते हैं, जो ऐसी स्पीसीज जो मैंने कहीं पे इंट्रोड्यूस की, मतलब बाहर से कोई नया आदमी आया और उस नेटिव जगह पे अपना डोमिनेंस दिखाने लग गया, मतलब बुली करने लग गया। उसी तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज होती है, दे ट्राई टू बुली अदर बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ। सपोज करो जिस USA में ये स्पीसीज को लाया गया, इस स्पीसीज ने क्या किया, अपना डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट किया। डोमिनेंस ही मतलब कि वो अपने सर्वाइवल के लिए हर वो एक कोशिश करेगा ताकि वो तो सर्वाइव कर सके, बट दूसरा सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बायोडाइवर्सिटी अगर होती, ठीक है, तो इसका इफेक्ट इतने नहीं पड़ेंगे, बट अगर बायोडाइवर्सिटी कम है, आप ऐसी स्पीसीज को ला रहे हो, तो बहुत जल्दी इसका इफेक्ट होगा। जैसे लायन फिश है, ठीक है, देखो ये एक नाइल पर्च करके फिश थी, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसने छोटी छोटी चिगलेट फिश को खा लिया। अगर बड़ी फिश को ले आओगे तो वो तो अपने सर्वाइवल के लिए सारी फिशेस को खत्म कर देगा, तो उसके फूड का तो आपने इंतजाम तो नहीं किया, बट आपने उसको लेके आ गए फॉर व्हाट, ऑर्नामेंटल पर्पस हो सकता है। जैसे ये आई थी इकोनिया, आपने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, ये तो ऑर्नामेंटल फ्लावर है, ब्यूटी तो आ गई, बट इसने सारी स्पीसीज को खा लिया। कैसे, जब ये ग्रो करने लगी, ये इतनी ग्रो हो गई, इतनी वाइडली ग्रो हुई कि जो यहाँ नीचे फिशेस थी वो मर गई, सफोकेट हो गई, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिला। दिस लेंटाना ऑर्नामेंटल फ्लावर, PYQ में क्वेश्चन भी था, दैट इज प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। ये क्या करता है, ये इतनी एक्सटेंसिवली ग्रो करता है कि सारी स्पीसीज को खत्म कर देता है, और या फिर लैंड डिग्रेड करता है, बायोमास प्रोडक्ट तो नहीं करता। तो जितनी स्पीसीज है उसके पास आना नहीं चाहती, ये O2 भी इतना रिलीज नहीं करता, तो कोई आना भी नहीं चाहता, अगर जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी, तो वो डेथ हो जाएगी। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे बर्ड आके रहने लग गई तो वो मर जाएगी बिकॉज ऑफ लेस O2, ठीक है, ग्राउंड वाटर पॉइजन करता है। तो दिस इज इन्वेजिव स्पीसीज। एक अफ्रीकन फिश, कैटफिश को लेके आए इंडियन ओशन के अराउंड, जहाँ पे इंडिजिनस फिश थी, वॉकिंग फिश, ठीक है, उसने क्या किया, वहां की जो कैटफिश थी उसको थ्रेट होने लग गया, वो खत्म हो गई, ये बच गई। तो दीज आर व्हाट, इन्वेजन, दैट दे आर नथिंग, दे आर बुलिंग द नेटिव स्पीसीज। तो इन्वेजिव स्पीसीज यही होती है, ठीक है। को एग्जिस्टेंस मतलब अगर मान लो एक स्पीसीज को हटा दूं तो दूसरी स्पीसीज अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने हनी बी की बात की थी, वैसे ही पैसेंजर पिजन में पैरासिटिक लीस होती है, तो अगर वो खत्म हो गई तो ये भी नहीं बचेंगे। तो अगर होस्ट नहीं रहा तो दूसरी स्पीसीज भी घट जाएंगी। जैसे कोरल रीफ होती है और जूजैंथले होते हैं, उनका रिलेशन होता है। तो कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो जूजैंथले को घर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जूजैंथले उनको न्यूट्रेंट और कलर प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर कोरल्स, वो चमकते हैं ना, बहुत कलरफुल मैनर में मिलते हैं आपको। लक्षद्वीप, मालदीव जाओगे तो ये सब क्या है जगह पे आपको मिल रहा है, अंडमान निकोबार, इतने ब्राइटली कलर्स होते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ जूजैंथले। तो
ज़ूज़ैंथेल्ले उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या पोल्यूशन बढ़ेगा पानी में, तो ये ज़ूज़ैंथेल्ले वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही ज़ूज़ैंथेल्ले वहाँ से हटेंगे, उनका घर तो हट गया, क्योंकि उनको घर छोड़ना पड़ेगा, वो तो नहीं रह पाएंगे। अब वो नहीं रह पाएंगे तो कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और कोरल कोरल रीफ वाइट हो जाएंगे, ठीक है, ब्लीच हो जाएंगे, उनके कलर्स चले जाएंगे, तो इजीली मर जाएंगे। जैसे ये भी एक स्पीसीज होती है। आंट्स क्या करती है, इस प्लांट में अकेशिया प्लांट होता है, तो आंट ये प्लांट अकेशिया प्लांट आंट्स को फूड प्रोवाइड करता है, और आंट इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द हर्बीवोर्स, अदर हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटिंग होते हैं, जो लीफ खाते हैं, ये सब, तो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अगर आंट्स चलेगी तो ये अकेशिया प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे। सो दीज आर व्हाट को एक्सिस्टेंस, मतलब एक अगर आप होस्ट को खत्म करोगे तो दूसरी स्पीसीज अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ये क्लाउन फिश, तो दीज आर व्हाट, जिसमें प्रीडेशन या म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, जो ये आपने पढ़े होंगे इकोसिस्टम में, दीज आर व्हाट, दीज आर द पार्ट ऑफ इट, कि आप उसके होस्ट को खत्म कर दे रहे हो, सिम्बायोटिक रिलेशन कर रहा है, तो वो खत्म कर दे रहे हो तो दूसरा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दीज आर द रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये क्लाउन फिश होती है और सी एनेमोन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्पॉन्जेस टाइप के होते हैं। तो ये सी एनेमोन्स इसको क्या करती है, इस फिशेस को बचाती है फ्रॉम दी प्रीडेटर्स। तो ये यहाँ पे छुप जाते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, राइट। और ये इसको क्या करती है, सी एनेमोन्स को क्लीन करती है। जैसे ये इग्रेट, ये स्पीसीज को सेव करती है। ये इसको तो कोई फायदा वो नहीं है एक तरह से, बट इसको फूड मिलता है, इसकी लीज को ये खत्म करती है, बट ये इनको कोई हार्म नहीं करता। सो दीज आर द रीजन। तो वी हैव सीन all these reason of loss of biodiversity. So I hope मैंने आपको ये क्लियर कर दिया. Now we will see how we can conserve it. ठीक है. So now we will see this. हमें लॉस पता चल गया, उसके रीजन पता चल गए, व्हाट इट कैन लीड टू. अब हमें पता करना है कि हम कैसे कंजर्व करें, क्या अप्रोचेस करें. ठीक है. तो उससे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ. व्हेन अ थ्रेटेंड स्पीसीज नीड अ अर्जेंट मेजर टू सेव फ्रॉम इट एक्सटिंक्शन, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल अप्रोच. अभी मैं इसमें अप्रोचेस बताऊंगी एंड यू शुड कमेंट इन द सेक्शन बिलो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या मैं इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी. ठीक है. बट स्टिल यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. इसमें ये सिंपली कह रहा है कि अगर कोई स्पीसीज थ्रेटेंड है तो मुझे क्या अर्जेंट मेजर लेने चाहिए, कैसे मैं उसे बचाऊं, क्या अप्रोच करना चाहिए. सपोज करो मुझे यहाँ थ्रेट है, तो पुलिस ऐसे क्या एक्शन लेगी कि मुझे बचाए. ठीक है. वही पूछा गया. तो मैं कौन से अप्रोचेस लगाऊं, X2 लगाऊं, INS2 लगाऊं, ठीक है, जिससे कि बचा सकूं. ठीक है. सो वी विल सी ऑल दोस थिंग. सी अप्रोचेस दो लेवल से हो सकते हैं. एक हो सकता है स्पीसीज लेवल पे कि मैं जाऊं टाइगर को बचाने, टाइगर स्पीसीज के बारे में कर लूं. और एक होता है एरिया बेस्ड अप्रोच. एरिया बेस्ड अप्रोच की मतलब चलो टाइगर को प्रॉब्लम है तो हम इसके एरिया को ही बचा लेते हैं. ठीक है. एरिया पे ही टेक्निक्स वर्क करते हैं ताकि बचाया जा सके. ठीक है. एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेके इतना वो नहीं होते, हम एरिया बेस्ड पे जाते हैं. सी स्पीसीज बेस्ड पे भी बचाया जाता है. दी IUCN इज व्हाट, वर्किंग ऑन स्पीसीज बेस्ड ओनली, राइट. तो देयर इज अ वे. तो अप्रोचेस क्या है एरिया बेस्ड अप्रोच में? ये दो अप्रोचेस हैं. क्या क्या है? X2 मतलब आप उसको अपने नेटिव एनवायरनमेंट से उठा के उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लेके आ रहे हो ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है. उसके हैबिटेट से उठा के उसको कहीं और ले जाया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना. तो दिस इज कॉल्ड X2 मतलब एक्सटर्नल. ठीक है. रिमूव फ्रॉम अनसेफ टू द सेफर एनवायरनमेंट, कंट्रोल करना. जैसे कि बोटैनिकल गार्डन. तो एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन आर दी X2 कंजर्वेशन. ठीक है. जो आप ट्रांसलोकेट कर रहे हो चीता को, व्हाट आर दीज आर X2 कंजर्वेशन. हमारे में तो नहीं है चीता ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से ला रहे हैं ताकि उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखें. अगर वो सरवाइव कर जाता है तो उसको
ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा या उसके लिए क्रिएट किया जाएगा। तो X2 बोटेनिकल गार्डन हो गए, ठीक है। इनसे फायदा भी होता है क्योंकि आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, एजुकेशन करते हो, टूरिज्म करते हो, तो दीज आर द थिंग, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क होते हैं, ठीक है, जू होती है, जू आर व्हाट, X2 कंजर्वेशन, ठीक है। सफारी बनाना, ये सब क्या है, X2 कंजर्वेशन। देखो अब ये इतनी सारी स्पीसीज को लाके रख रहे हो, गॉस लॉ तो कहता है कि आप तभी यू कैन वर्क, किसी दो स्पीसीज को आप तभी साथ रख सकते हो अगर उसका नीश सेम हो। नीश मतलब उसका रोल, उसका फंक्शन, उसका हैबिटेट। तो नीश भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो रोल, पोजिशनिंग ऑफ अ स्पीसीज, क्या रोल वो इकोसिस्टम में प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड नीश। या क्या खाना खाता है, किस तरह का बिहेवियर रखता है, कैसा रिप्रोडक्शन में उसका साइकिल है, व्हाट आर दीज आर नीश। तो नीश उसका कैसा है, और किसी भी दो स्पीसीज का नीश कभी सेम नहीं होता। आप इसको सेम खाना नहीं देते, ठीक है, वो सेम नहीं खाता, ये कुछ और खाएगा, ये हर्बीवोर होगा, ये कार्निवोर होगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज कॉल्ड नीश। तो गॉस तो कहता है ये। अब इस लॉ को मैंने क्यों रिलेट किया, क्योंकि हम इस जू में डिफरेंट डिफरेंट को लेके आ रहे हैं। हाउ इट कैन लिव टुगेदर, क्वेश्चन बनना चाहिए आपके दिमाग, कैसे रह सकता है, बिकॉज ऑफ द केयरफुल प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अगर मैं इन सबको साथ में बाहर रख दूं तो सर्वाइवल मुश्किल होगा, क्योंकि एक दूसरे को खाने के लिए अटैक करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज इम्पॉसिबल टू उनको सर्वाइव करने में मदद नहीं होगी। जैसे बियर है तो इसको आप कुछ और खाना खिला दोगे, आप उसको कुछ और न्यूट्रिएंट्स दे दोगे तो आप उसको बचा लोगे। दिस इज कॉल्ड X2 कंजर्वेशन, राइट। एक और होता है जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, इट्स अ नॉन लीथल स्टोरेज। आप ठंडे से ठंडे एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में रखते हो ताकि उसकी डॉर्मेंसी फेज आ जाए। दैट इज मतलब मान लो ये सीड है, आज मैंने इसको न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन में डाल दिया, अब मैं 10 साल बाद देखना चाहती हूँ तो उसकी एज आज एक दिन थी, तो अगले दिन भी जब बाहर निकालोगे तो सेकेंड डे होगा। तो उसका रेस्पिरेशन रोक देता हूँ, तो उसकी डॉर्मेंसी पे उस पर इफेक्ट करता है, तो हम उसको उससे कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने अवतार मूवी देखी होगी, ठीक है, तो एक ट्यूब में रहता है और बाद में निकलता है तो उसको कुछ और पता चलता है। तो दीज आर व्हाट, स्पर्म फर्टिलिटीज, व्हाट आर दीज आर काइंड ऑफ अ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन पूलिंग, जीन बचा के रखना, है ना। लोग कहते हैं इसका जीन अच्छा है तो उसका पूल कर लो, राइट। इस एनिमल की जीन को बचा के रखना चाहिए। तो व्हाट आर दीज जीन पूलिंग। टिश्यू कल्चर, जैसे पेरेंट्स से आप छोटे छोटे टिश्यू निकाल लेते हो, सेल्स निकाल लेते हो, देन यू कल्चर इट इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और फिर उसको बाहर ग्रो करते हो। सीड बैंक, ड्राई सीड्स को रखा जाता है लो टेम्परेचर में। ये यूरोपियन एजेंसी है दैट इज बीइंग प्रिजर्विंग दी सीड्स, ड्राइड सीड्स को रखती है। इससे फायदा क्या है, फ्यूचर के लिए आएगा, फूड सिक्योरिटी आएगा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट योर X2 कंजर्वेशन। तो हमने क्या क्या X2 कंजर्वेशन पढ़ लिया, बोटेनिकल गार्डन, जू, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक, ठीक है। और क्या था आपका, क्रायोजीन, टिश्यू कल्चर, ठीक है। और भी हैं, ये होती हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, ट्रांसलोकेशन, रीलोकेशन, एम्ब्रियो स्टोरेज। दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट योर X2 कंजर्वेशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी दी Ins2 कंजर्वेशन। मतलब आप इस स्पीसीज को बचाना चाहते हो तो आप इसके हैबिटेट को ही ट्राई टू प्रोटेक्ट, ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके, बायोडाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से बचाया जा सके। क्योंकि प्लांट स्पीसीज भी तो हैं, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो आप हर चीज थोड़ी बाहर ले जाओगे, बाहर बचाओगे। तो इवन अगर इसकी स्पीसीज अच्छी है, मान लो 10,000 हैं तो आई शुड प्रोटेक्ट इट, 2,000 है तो आई शुड प्रोटेक्ट इट इन देयर एनवायरमेंट ओनली, ठीक है। तो X2 क्या है, जो बहुत ही वर्ज में है। तो अभी आपको पता चला Ins2 और X2 का डिफरेंस, कि यहाँ पे आप उसको बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं बचा पाए तो आपको सबसे पहले मेजर क्या करना चाहिए, X2। तो आपको अभी मेरे सब क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। सी वेट, मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच इज अ अर्जेंट मेजर यू शुड यूज, अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो X2 करूंगी तो बचा लूंगी ना, Ins2 करूंगी तो क्या होगा,
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसमें मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो X2 इज अ बेटर मेथड फॉर इफ द स्पीसीज इज वेरी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड आपका यही होता है इंस2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऑल ओवर पर्सपेक्टिव से इंस2 इज द बेस्ट मेथड, तभी आप बायोडाइवर्सिटी बचा सकते हो। अदरवाइज अगर कोई वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है तो X2 इज द प्रेफरेंस में सबसे पहले वो आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इंस2 व्हाट आर दीज, आप इन साइट्स को कवर करते हो क्यों? ये ऑलिव रिडले मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ऑलिव रिडले की साइट्स को बचाया जाता है, व्हाई? बिकॉज ट्राई टू डू कि वो जब आए, ठीक है, माइग्रेट होके अपने बच्चे देने आए, तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड, उस पर ह्यूमन कोई अटैक ना करे, ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटीज ना, उनको चुराया ना जा सके या उनको इफेक्ट ना करे। व्हाट आर दीज ट्राई टू डू अ इंस2 कंजर्वेशन। इंस2 कंजर्वेशन में भी अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क कॉन्सेप्ट होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स, इको सेंसिटिव जोन, कोस्टल रीजन जोन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाना। ये सब क्या है? ये सब इंस2 कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। तो वी विल डील ऑल दिस इन वन बाय वन मैनर। मैं इसको बस ब्रीफली सरफेस लेवल पे आपको इनके बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, बिकॉज इसकी डेप्थ के लिए आपको इनके लॉस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तभी आप इसके बेसिक डिफरेंस पता कर पाओगे। पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ पे क्या है, तो उसको आपको सेपरेट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर इट। अदरवाइज यू शुड गो एंड रीड फ्रॉम दी करंट अफेयर पार्ट। तो ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, तो वो आप वहां से कर सकते हो, बट बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस अ चार्ट, ठीक है। आपको भी अपने यू शुड क्रिएट ऑन योर ओन, ठीक है, उसमें और डिटेल्स ऐड कर लेना। तो मैंने कुछ सब हेड्स बनाए हैं, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप देखोगे कि ये कैसे कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ इंस2 कंजर्वेशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, ये बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑल, और दूसरी चीज आपको क्या ऐड करनी है? यू शुड ऐड कितने नेशनल पार्क हैं, अभी रिसेंट में कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, है ना। क्यों? क्योंकि देखो टाइगर रिजर्व है, उसकी सेंसेस होती हैं, एलिफेंट है, उसकी सेंसेस होती हैं, तो वो सारी चीजें आप देखोगे। नेशनल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे है या नहीं, क्या है, कौन सी स्टेट लेवल पे हो रही है, कौन सी नेशनल लेवल पे हो रही है, वो चीजें। बायोस्फीयर रिजर्व क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब क्या है, ये दैट इज बीइंग कवर्ड वाइडली और इन डेप्थ विद लॉस और बाय नोटिफिकेशन और बाय रूल्स, ठीक है। वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत है, बट आप वो सारी चीजें एड अप कर लेना। पहला, रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पे देखें तो नेशनल पार्क क्या होता है, आप हैबिटेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। कि मैं एक स्पीसीज को, मान लो टाइगर स्पीसीज घट रही है, तो आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स हैबिटेट, ठीक है, उसके एरिया, उस लोकेशन को कवर करूंगी। एंड दिस इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। नेशनल पार्क क्या होता है? मोस्ट प्रोटेक्टेड होता है, वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर यहाँ से आप यहाँ तक मूव करो, इफ यू गो दिस टाइम लाइन और दिस इज दिस लाइन, तो वो क्या होता है, प्रोटेक्शन घटता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन घटती है। प्रोटेक्शन तो नहीं, आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन, कि मतलब आपको कम्युनिटी कोई अलाउड नहीं है। अगर ये नेशनल पार्क है, ह्यूमन की नॉट गो, आप नहीं जा सकते, आप कोई भी चीज कलेक्ट नहीं कर सकते, आप कोई सूखी लकड़ी भी नहीं कलेक्ट कर सकते, आप टूरिज्म के लिए नहीं जा सकते। तो दिस इज IUCN, सॉरी, नेशनल पार्क। अब वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओगे तो थोड़ी परमिशन है, ठीक है, एंटर कर सकते हो, टूरिज्म है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे कर सकते हो, एंड दीज आर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो दिस, पहले हम सिर्फ इन दो को कवर कर रहे हैं। और ये मैंने क्या लिखी है, IUCN स्टेटस ऑफ 2, 4, 3। IUCN ऑल्सो रिलीज अ ग्रीन डेटा बुक, ठीक है, वो ग्रीन डेटा बुक फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया, उस पे वो अपना स्टेटस देता है। तो नेशनल पार्क सेकेंड में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 में आता है, और बायोस्फीयर रिजर्व अराउंड 5th के पार्ट में होता है, ठीक है। इट्स नॉट
क्लियरली डिफाइंड फॉर दीज, पर इसके लिए तो है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में है। सो दिस इज व्हाट कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम है, सॉरी ज्यादा है, यहाँ पे सबसे इसमें कम है, फिर इनमें थोड़ा कम कम है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कम्युनिटी लेवल पे भी। तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने ह्यूमन को अलाउ नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू कंजर्व दिस पार्ट ना। बट ह्यूमन है, वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है, वो क्या करेगा, ट्राई टू एंटर इट। तो मुझे क्या है, मुझे इसको स्पीसीज को कंजर्व करना मेरी ड्यूटी है, तो आई शुड प्रोटेक्ट इट बाई ऑल मीन्स। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई शुड क्रिएट अ बाउंड्री, क्योंकि अगर इसके बाहर बॉर्डर लगा रहेगा, ये बोर्ड लगा रहेगा, यू शुड नॉट एंटर इट, तभी तो मैं इसको कंजर्व कर पाऊंगी या फिर ह्यूमन को आने से रोकूंगी। तो देर इज अ एब्सोल्यूट मैंडेटरी फॉर दिस नेशनल पार्क की आपको बाउंड्री बनानी ही बनानी, और इट शुड बी डिमार्केटेड वेल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए थोड़ी लूजली होती है कि हाँ कोई कम्युनिटी आ गई, टूरिज्म हो गया, ठीक है, होटल्स बन गए आसपास, सो दीज आर समवेयर अलाउड। तो ये सब आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है, कौन सी एक्टिविटीज नहीं अलाउड है, तो यू शुड रीड अबाउट इट, ठीक है। फिर आती है ओनरशिप की बात। तो नेशनल पार्क मेनली क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बिकॉज इसको क्या है, एक लीगल प्रोटेक्शन है दोनों को फ्रॉम दिस लॉ, बिकॉज ऑफ दिस लॉ गवर्नमेंट क्रिएटेड। तो गवर्नमेंट ओनरशिप नेशनल पार्क में गवर्नमेंट की है। हाँ, फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑल्सो अलाउड। तो एक है दैट इज साई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहते हैं ना जैसे एथिकल एस्पेक्ट और ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो साई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, ठीक है, जो कि प्राइवेटली ओन है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, यू शुड नो। ये वनडे एग्जाम में मैंने कहीं देखा था, वहां पे था ये ऐसा कोई एग्जाम्पल। सो दिस इज ओनरशिप। तो प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन लेवल पे देखो तो सर्टेन स्पीसीज को करते हैं, तो इसीलिए एंटायर इकोसिस्टम को नेशनल पार्क में कवर कर दिया जाता है। जैसे ये एक फॉरेस्ट एरिया है, तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूंगी बिकॉज ऑफ दी वन स्पीसीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऐसा ही होता है, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि ये नेशनल पार्क है, वही सेम नाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो समवेयर समटाइम्स द कोर जोन इज कॉल्ड एज नेशनल पार्क, और उसी के एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर दिया जाता है, ताकि थोड़ा टूरिज्म भी आ जाए, थोड़ी स्टेट को भी हेल्प हो जाए। तो वो नाम से घबराना नहीं कि दोनों कैसे हो सकते हैं, तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकती हूँ, पर मैं नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आए हुए हैं वनडे एग्जाम में, तो आप उसे डाउनग्रेड नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ इट, द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिस्ट्रिक्शन के मामले में आपको पता चल गया, बाउंड्री के मामले में पता चल गया, ओनरशिप के हिसाब से पता चल गया, किसको डाउनग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बुक्स में है, आप पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, बट आई विल से ट्राई टू रीड इट और मेक योर ओन नोट्स फॉर दिस, छोटे छोटे जैसे ये बने हुए। अब जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बायोस्फीयर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लाता है कि जो कम्युनिटीज है उनको भी हार्म ना हो, उनकी कल्चरल वैल्यूज को भी बचाया जा सके। तो उसके लिए आया बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट, जो कि 1970 में यूनेस्को ने मैप प्रोजेक्ट के अंदर लगाया कि आप कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर कर दो, जैसे नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उस एरिया को आपने क्या कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये आपने नेशनल लेवल पे क्रिएट कर दिए। अब वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ स्टेटस दिए जाते हैं, जो टैग्स होते हैं वो देते हैं, सिंपली एक टैग है। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनेस्को टैग्स बाय द मैप। तो जैसे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 को मैप के अंडर रखा गया है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, की जहां पे आपकी कम्युनिटी प्लस आपका वाइल्ड लाइफ दोनों हार्मनी में लिव कर सकते हैं। आप प्रोटेक्ट भी कर लो, आप कम्युनिटी की वैल्यूज को भी वो कर लो। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जोनेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि नहीं, आपको लोगों को भी साथ में लाना पड़ेगा। तो इसलिए उसने क्या कहा, जोनेशन बना दो आप। कैसे, जो मेन होगा उसको आप कहना कोर, जहां पे आप एकदम रिस्ट्रिक्ट करो, दी हार्ट ऑफ
कंजर्वेशन, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। बीच दूसरा हो जाता है आपका बफर जोन, जहाँ पे आप थोड़ा बैलेंस करते हो, परमिशन के थ्रू अलाउड करते हो, एजुकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, टूरिज्म इज अलाउड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप ले सकते हो, तो ये सारी चीजें। तीसरा जोन आता है आपका ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे कम्युनिटीज को को एग्जिस्टेंस के लिए अलाउड किया जाता है कि यू शुड गो एंड सस्टेनेबली लिव अराउंड दिस प्रोटेक्टेड एरिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कुछ नहीं है कि सिंपली हम चाहते हैं कि ह्यूमन के साथ एनिमल भी एक हार्मनी में लिव रह सके, ठीक है। तो वी शुड लिव टुगेदर एंड सेव देम। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है बाय द यूनेस्को। और रिमेंबर दैट दीज आर नॉट बीइंग डन बाय दी सम सर्टेन लॉ, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, ये लीगली वो है, नहीं। जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन्हीं उसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहला देते। या कोई टाइगर स्पीसीज इस नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट, तो उसको टाइगर रिजर्व कह देते। तो अगर वो टाइगर रिजर्व है ऑलरेडी, तो उसको बायोस्फीयर एरिया कह देंगे। तो दीज आर द पार्ट को स्पेसिफिकली कोई आप अलग से नहीं क्रिएट कर रहे हो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नहीं। आपने देखा होगा, जैसे आपने नीलगिरी देखा होगा, अगस्त्यमलाई देखा होगा, उसमें ही ढेर सारे नेशनल पार्क के नाम सामने पड़े होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम कर। वो क्या है, वो सब एक बायोस्फीयर एरिया, मतलब ये अलग अलग सेग्रेटेड पैचेस में है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन मिलता रहे और उसको बनाए रखें, तो उसको हम कह देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। उसी में आप जोनेशन क्रिएट कर देते हो ताकि प्रोटेक्शन प्लस कम्युनिटी साथ में रह सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। अब आता है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। दिस इज कंजर्वेशन रिजर्व। इसका डिफरेंस क्या है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। ये क्या कहता है कि मान लो देयर इज अ नेशनल पार्क और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बीच में कोई हाईवे है या फिर देयर इज अ पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, इंटरकनेक्टनेस है, माइग्रेटरी जोन्स हैं, तो उनको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन लगा दूं या फिर ह्यूमन रहने लग जाए तो ये तो प्रॉब्लम में आ जाएगा ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लग जाए तो फिर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज ट्राई टू एंटर दिस फ्रॉम अ बैकडोर अप्रोच, ठीक है, क्योंकि ये लैंड किसी का भी हो सकता है, प्राइवेटली ओन हो सकता है, तो आप छीनोगे तो नहीं ना, बार बार उसको हटा के कुछ वो करोगे तो नहीं। तो देयर इज अ इंटरकनेक्टेडनेस, लोकल कम्युनिटीज रहती है, तो आप उसको अवेयर कराओगे थ्रू दिस मेथड। तो इस इंटरकनेक्टेड जोन के लिए ये अमेंडमेंट किया गया और ये चीजें लाई गई। तो ये दीज आर नथिंग बट अ बफर जोन और माइग्रेटरी रूट और पैचेस। तो अगर वो लैंड गवर्नमेंट ओन करती है और स्टेट उसको डिक्लेयर करती है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। मान लो ये दो नेशनल पार्क है, इसके बीच का ये पार्ट है, बट ये गवर्नमेंट ओन करती है, तो स्टेट उसको कंजर्वेशन रिजर्व का स्टेटस दे देगा। दीज आर नथिंग बट अ टैग, ताकि उसको भी बचाया जा सके, उसको भी प्रोटेक्टेडली फॉर्म में रखा जा सके। अगर वो लैंड प्राइवेटली ओन है तो उसको कम्युनिटी रिजर्व कहेंगे। मतलब कि मान लो ये लैंड, इस दोनों के बीच की लैंड किसी और की है, ठीक है, ए पर्सन की है, तो आई विल ट्राई टू सी, आई कैन नॉट फोर्स हिम, तो आई विल डिक्लेयर दिस एज अ कम्युनिटी रिजर्व। उससे उसको भी फायदा है, क्यों, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उसको जो फायदा होगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, तो वो चीजें दे दी जाएगी, तो उस कम्युनिटी को भी हेल्प मिलेगी। तो दीज आर द वे अ मेथड दैट गवर्नमेंट ट्राई टू डू थ्रू देयर अवेयरनेस थिंग्स बाय दिस लॉ। तो अमेंडमेंट किया उन्होंने, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट अ बैकडोर एंट्री। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए यहाँ तक कि नेशनल पार्क टू कम्युनिटी रिजर्व, दीज आर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये नहीं है, ठीक है, इसको आप ये मत कहना कि ये लीगलाइज्ड फॉर्म में किसी लॉ में है। दीज आर द वर्ल्ड प्रोग्राम जिससे हम एक टैग्स देते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज को कवर करके कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। स्पेसिफिकली आप लॉज के अंदर या रूल्स के अंदर उसको पढ़ोगे तो इसके डिफ्रेंसिएशन आपको अलग तरीके से मिलेंगे कि
बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्क के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो सब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट विल कवर द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिस क्राइटेरिया क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो उसके क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो दीज आर थिंग, नेशनल पार्क में क्या परमिशन अलाउड है क्या नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेक्रेड ग्रुव, ठीक है। सेक्रेड ग्रुव्स क्या होता है, सी मैंने आपको पहले भी बता दिया, जैसे कंटारा मूवी है, आपको ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट देर इज अ न्यूज रिगार्डेड टू सेक्रेड ग्रुव्स। बहुत जगह पे अभी रिसेंटली सेक्रेड ग्रुव्स किया गया का स्टेटस दिया गया है, मतलब कि ये ऐसे फॉरेस्ट के लैंड्स होते हैं जहां पे कोई नहीं जाता, मतलब इवन द लोकल पीपल्स डू नॉट एंटर दिस जोन। वाई? बिकॉज दे बिलीव दैट देयर डीटी इज लिव्ड देयर और वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। इवन वो वहां के कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी नहीं हाथ लगाते, ठीक है। इवन जो डेड होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड लकड़ियां होती हैं, उनको ले लेते हैं, बट कभी भी ग्रीन चीजों पे हाथ नहीं लगाते, कोई एनिमल्स को टच नहीं करता, कुछ नहीं होता, दे वर्शिप इट। तो उससे क्या है, लोकल कम्युनिटीज को साथ में रहते हैं और उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। उसी के थ्रू, एक कल्चरल वैल्यू के थ्रू आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें कि हमारा भगवान हमें ये दे रहा है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुव्स। ये किस लॉ के अंडर आता है, किस एक्ट के अंदर आता है? तो सेक्रेड ग्रुव्स आर रिलीज्ड बाय द विच नोटिफिकेशन, विच रूल्स, अंडर विच लॉ, तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इको सेंसिटिव जोन। आपने पढ़ा होगा गदगिल कमेटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कस्तूरी रंगन कमेटी, उसके बारे में पढ़िए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यू नो दे रिलीज अ नोटिफिकेशन और दे रिलीज और दे सेड टू द गवर्नमेंट कि यू शुड रिलीज द नोटिफिकेशन टू कंजर्व द एरिया। सपोज करो ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, बट इसके अराउंड ना एक्टिविटीज हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये जोन तो सेंसिटिव है ना, जैसे वेस्टर्न घाट हो गए, तो ये सेंसिटिव एरिया है, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस तरीके से करो कि आसपास के लोग भी मतलब आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो, प्रोहिबिट मत करो, ठीक है। आप एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में उस चीजों को बचाओ, ठीक है। हाउ यू कैन डू इट, यू कैन बाय क्रिएटिंग अ इको सेंसिटिव जोन। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और हो जाएगी अगर हम सारी डिटेल में करेंगे। तो इको सेंसिटिव जोन कहाँ कहाँ है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ नहीं है, कितना मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम आपका 1 किलोमीटर है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर है, ठीक है। उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वाई? क्योंकि अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस जोन पे पड़ेगा, इस पे जल्दी से नहीं पड़ेगा। मान लो नेशनल पार्क है तो कोर जोन हो गया ना, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पहले इस पे पड़ेगा, और इस पे पड़ेगा तो हम रोक सकते हैं उस चीज को, राइट। तो वी विल ट्राई टू डू इट, और उसके जरिए हमने कुछ एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट की है, किसी को प्रोहिबिट की है, और इसको कुछ चीजों को अलाउ किया है, तो वो रेगुलेट किया गया। किससे होता है? How this government release it? तो government release those notification under which law? Because of which power? Under the power of EPA Act. This is not, ठीक है, 1986, राइट। EPA Act 1986 के अंदर गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ऐसी चीजें कर सकता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई भी स्टेप्स ले सकता है, उसके अंडर ये ECZ निकालता है। उसी तरीके से वो कोस्टल जोन रेगुलेशन भी है, तो इसको आपको पढ़ना है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे ये बीचेस एरिया है तो इसका कोस्टल जोन 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। आई विल नॉट गो इन टू डेप्थ, मैं नेक्स्ट वीडियोज में आई विल ट्राई टू कवर इट, बट हेयर यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया कि ये सारे इंस्टू कंजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन निकालती है अंडर विच लॉ? EPA एक्ट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज टू कंजर्व। अब स्पीसीज लेवल पे भी होते हैं कंजर्वेशन, जैसे IUCN बॉडी है, ट्रैफिक्स क्या करते हैं, ट्रैफिक एक बॉडी है, वो लीगल ट्रेड के बारे में बात करती है, साइट्स एक बॉडी है, प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, टाइगर, डॉल्फिन, एलिफेंट, वल्चर, व्हाट आर दीज आर कंजर्वेशन मेथड दैट यू नीड टू रीड अबाउट इट।
ये वीडियो में कवरेज नहीं मैं कर रही, सो यू कैन डू इट। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, विच वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज वॉशिंगटन कन्वेंशन, तो कमेंट कीजिए, राइट। इफ यू नो द आंसर, इफ यू डोंट नो यू कैन रीड इट। जैसे डॉल्फिन का फर्स्ट टाइम जियो टैगिंग किया गया, तो यू शुड रीड अबाउट द PIB न्यूज। So these are nothing but a current affair related for the conservation efforts. All right. So I have told you the Ins2 conservation and the X2 conservation. So I hope I was able to clear you all those things कि कौन सा Ins2 है, कौन सा X2 है, right? अगर आपको कुछ भी डिटेल नहीं समझ आई, कुछ कोई डाउट है, तो आप यू कैन कमेंट इट। और इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, हम कोई वीडियोस में चेंजेस करें या कोई प्रॉब्लम है, तो यू शुड कमेंट एंड मेक मी अवेयर अबाउट इट। तो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब and share it with your friends, and I will come with the next video, and I'll try to cover all those things which I have mentioned earlier. So I hope this is all, and this is the complete videos for the biodiversity, और ये biodiversity chapter पूरा complete हो चुका है। अब you can go and read the current affair and add the value to the static part and do the PYQs along with it. So this is all. Thank you.